Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 12th lecture on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 12 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, in the last lecture we talked about Lagrange multiplier with two equality constraints and some examples. Okay, अभी तक Lagrange multiplier के हवाले से हमने क्या किया है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बात कर देता हूँ कि हम ये करना चाह रहे हैं. पहले हमने स्टार्ट किया वन वेरिएबल के फंक्शन से और हम अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे. ठीक है, ऐसे फंक्शंस की बात कर रहे थे जिनके साथ कोई कॉन्स्ट्रेंट अटैच नहीं थी और हमने उनको ऑप्टिमाइज़ करना था और वो वन वेरिएबल के फंक्शन थे, उनके मैक्सिमाइज़ करना था, मिनिमाइज़ करना था. तो यूजुअल हमने कैलकुलस से मेथड्स यूज़ किए. मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलस में हम कैसे फाइंड करते थे उसकी हमने बात की और उससे हमारे पास आ गया उसका मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का फाइंड कर लिया हमने. फिर हमने उसी थ्योरी को टू वेरिएबल के फंक्शंस पे जनरलाइज किया कि अगर हमारे पास फंक्शन में टू वेरिएबल्स हों ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और हमने फिर उसको मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो या ऑप्टिमाइज करना हो तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे. उस केस में फिर हमने ये देखा कि जिस तरह की वन वेरिएबल की थ्योरी है उससे मिलती जुलती उसकी इक्विवेलेंट थ्योरी टू वेरिएबल में भी होल्ड करती है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे भी अनकॉन्स्ट्रेंट था. आपके पास जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन हो रही थी उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं थी. आप इन जनरल फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे थे या मिनिमाइज कर रहे थे. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं उनमें ज़्यादातर के अंदर हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं. जो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ सिनारियोज से अराइज होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर उनके अंदर कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं और बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं. ऐसे एक आध कॉन्स्ट्रेंट नहीं होती, बहुत सारी यूजुअली हमारे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब इसमें जब हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो उसके पास उसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट आ जाए तो हम उसको कहते हैं ये फिर अब कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. तो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरह हमने अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को किया था कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर लिया डायरेक्ट फंक्शन का. तो जब हमने कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करनी है फिर उसके लिए हमें कुछ और मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे. उन मेथड्स को हमने फिर कैलकुलस से ही लिया. कैलकुलस में हमने देखा था लेग्रांज मल्टीप्लायर एक मेथड होता है जो क्या करता है, अगर आपके पास एक फंक्शन हो जिसके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हों और वो फंक्शन सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो फिर उसकी हम कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन फाइंड कर सकते हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर से. उसके कुछ वर्जन हमने देखे. पहला सबसे वर्जन ये था कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो उसमें लेट्स से टू वेरिएबल्स हों और उसके ऊपर एक ही इक्वालिटी कांस्टेंट हो. ठीक है, टू वेरिएबल का एक फंक्शन है और एक इक्वालिटी कांस्टेंट है. फंक्शन को हमने f कहा था और कांस्टेंट को हमने g कहा था, कांस्टेंट फंक्शन को. अब हमने ये कहा था कि f और g ये दोनों फंक्शंस हैं तो f का कांस्टेंट एक्सट्रीमा विद रिस्पेक्ट टू g एग्जिस्ट करेगा अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. दो कंडीशंस क्या हैं, f के और g दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होंगे. ठीक है, दोनों के फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होंगे. कहाँ कंटिन्यूस होंगे, उस रीजन में जिसके अंदर कांस्टेंट कर्व, उस ओपन रीजन में, उस ओपन कर्व में, उस ओपन एरिया में जिसके अंदर कांस्टेंट कर्व कंटेन्ड है. ठीक है, पहली बात यह है. दूसरी बात यह है कि ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g जीरो नहीं होना चाहिए. कब जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स पे जो आपकी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं. तो कांस्टेंट कर्व के ऊपर या कांस्टेंट प्लेन के ऊपर जो भी वहाँ पे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी उसके अंदर आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर उन सब पॉइंट्स के ऊपर जो उस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, कर्व g ऑफ x y इक्वल टू जीरो लेट्स से के ऊपर लाई कर रहे हैं, उन सब पॉइंट्स के लिए ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g जीरो नहीं होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशंस हमें मिल जाएं, i.e. पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन f के और पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट कर्व g के दोनों के कंटिन्यूस हों उस ओपन रीजन में जिसके अंदर g ऑफ x y कंटेन्ड है
और इसी तरह ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी नॉन जीरो हो उन सब पॉइंट्स के ऊपर लिए जो कांस्टेंट कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमें अगर f का कांस्टेंट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, अगर f का कांस्टेंट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है तो वो कब होगा, जब ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g दोनों पैरेलल होंगे। ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g दोनों पैरेलल होंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने पैरेलल वेक्टर्स आपको पता है कब होते हैं, एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होगा अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो आपने वो सब पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो उसमें आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं स्केलर मल्टीपल, जिसको आप लैम्डा कहते हैं, वही लैग्रांज मल्टीप्लायर भी होता है। तो आपने क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं। जब आप वो फाइंड कर लेंगे, अब आप ज़ाहिर है कांस्टेंट एक्सट्रीमा कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ वो पॉइंट्स नहीं चाहिए जो ग्रेडियंट जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं, बल्कि वो पॉइंट्स चाहिए जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर पैरेलल हैं और वो कांस्टेंट कर्व को भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ f के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ग्रेडियंट वेक्टर्स दोनों के पैरेलल हों और वो कांस्टेंट कर्व को सेटिस्फाई करते हों। ठीक है, तो आपने ये चेक कर लेना है कि वो जो आपने पैरेलल वेक्टर्स जहां पे आ रहे हैं वो पॉइंट्स जिनमें उनमें से जो कांस्टेंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आप लिख लेंगे, तो इससे आपको कांस्टेंट एक्सट्रीमा मिल जाएगा। ऐसे फंक्शंस का जो 2 वेरिएबल्स के फंक्शन है उनके ऊपर 1 इक्वालिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने इसका सेकंड वर्जन देखा था कि अगर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन हो और उसके साथ एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो, तो ये भी सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। इस केस में भी हमने क्या किया था कि उसी तरह दोनों कंडीशंस फर्स्ट वर्जन की हमने एज इट इज देखी थी, और फिर उसके बाद हमने कहा था कि अब ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g दोनों पैरेलल होने चाहिए और कांस्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने वो सब पॉइंट्स ले लिए, वो पॉइंट्स बेसिकली आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमा है और जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमा है। ज़ाहिर है इसमें फंक्शन का कांस्टेंट मैक्सिमा और कांस्टेंट मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर इसकी हमने एक अल्टरनेट अप्रोच भी देखी थी। अल्टरनेट अप्रोच क्या थी कि आपने आपके पास फंक्शन है f और फंक्शन है g, इन दोनों को मिला के आप एक नया फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं लैग्रांजियन फंक्शन है। लैग्रांजियन फंक्शन कैसे बनाते हैं, अगर f फंक्शन है और g कांस्टेंट है, तो अगर z को मैं कहूँ लैग्रांजियन फंक्शन है तो वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन हो जाएगा। f 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है और g भी 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो आप जो z बनाएंगे वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, x, y और लैम्डा। लैम्डा आपका लैग्रांज मल्टीप्लायर है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका जो फंक्शन बनेगा वो ये फंक्शन बनेगा x, y और लैम्डा, और ये इक्वल होगा f ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स g ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब इस फंक्शन का कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा अगर इसके तीनों पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ये तीनों जिन पॉइंट्स के लिए 0 होंगे उन पॉइंट्स के लिए इसका कांस्टेंट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेगा। तो आप वो पॉइंट्स फाइंड कर लें जिनके लिए इस फंक्शन के तीनों फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव 0 हैं, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू एवेल्युएट कर लें, वही क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम है वो मैक्सिमा है आपका, और जिस पॉइंट के लिए मिनिमम है वो आपका मिनिमा है। ओके, फिर इसके बाद हमने एक थर्ड इसका वर्जन देखा था। थर्ड वर्जन क्या था कि लैग्रांज मल्टीप्लायर विद 2 इक्वालिटी कांस्टेंट्स। हमने बात की थी कि हमारे प्रॉब्लम के ऊपर एक से ज़्यादा यूजली कांस्टेंट्स होती हैं, 1-2 कांस्टेंट्स नहीं होती हैं, इवन 2 से भी बहुत ज़्यादा कांस्टेंट्स होती हैं। लेकिन एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स 2 हो जाएं, 2 से ज़्यादा हो जाएं, तो उनके लिए अगर आप लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो तकरीबन सबके लिए सिमिलर है। आपके सिर्फ मल्टीप्लायर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लैग्रांज मल्टीप्लायर विद 2 इक्वालिटी कांस्टेंट्स की हमने बात की थी, वो क्या था, और उसकी एक एग्जांपल हमने सॉल्व की थी। 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए छोड़ी थी कि इसको आप आगे कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मैं आपके लिए 2 एग्जांपल्स कर दूंगा, कंप्लीट एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें पता चल जाए लैग्रांज मल्टीप्लायर विद 2 इक्वालिटी कांस्टेंट के साथ कैसे होता है। इसकी जितने भी इसके साथ रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे आज। अब लैग्रांज मल्टीप्लायर विद 2 इक्वालिटी कांस्टेंट हम दोबारा आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
बहुत जल्दी से इसको देखना है और एग्जांपल्स करनी है, और फिर हमने लेग्रांज मल्टीप्लायर विद इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स की बात करनी है, ठीक है। ओके, सो अब लेग्रांज मल्टीप्लायर 3 में इसको कह रहा हूँ कि कांस्टेंट एक्सट्रीमा प्रिंसिपल है वो फॉर 3 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वालिटी कांस्टेंट्स, ठीक है। 3 वेरिएबल का फंक्शन हम ले रहे हैं और उसके ऊपर 2 इक्वालिटी कांस्टेंट्स ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज वी वांट टू फाइंड अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f सब्जेक्ट टू 2 कांस्टेंट्स। एक को मैं g कह रहा हूँ, एक को मैं h कह रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू p, इक्वल टू q, इक्वल टू 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। ओके, सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ज्योमेट्रिकली लास्ट टाइम में हमने इसके ऊपर बात की थी कि दिस मीन्स वी आर लुकिंग फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ f when x, y, z is restricted to lie on the curve of intersection of the constants g and h। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपने फंक्शन f के वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, मैक्सिमा या मिनिमा वो पॉइंट्स होने चाहिए जो g के ऊपर भी लाई कर रहे हैं या h के ऊपर भी लाई कर और h के ऊपर भी लाई कर, g और h दे शुड लाई ऑन बोथ g एंड h। जब भी हम एंड की बात करते हैं इसका मतलब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है g और h के दोनों के जो इंटरसेक्शन कर्व है उसके ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर आपका कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा लाई करना चाहिए। अगर इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है इस फंक्शन का कोई कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, क्योंकि जो भी मैक्सिमा मिनिमा होगा इस फंक्शन का वो इन दोनों के इंटरसेक्शन कर्व के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें सिंपल सी बात है। दूसरा ये हम कह रहे हैं कि इट कैन बी शोन दैट इफ एन एक्सट्रीम वैल्यू अकर्स एट x naught, y naught, z naught, then the gradient vector is in the plane determined by gradient of g और gradient of h। हम सबसे पहले ये अज्यूम कर रहे हैं कि gradient vector of g और gradient vector of h दोनों जो हैं वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों जीरो भी नहीं है। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर ये दोनों कोई भी प्लेन डिटरमिन नहीं करेंगे। अगर दोनों पैरेलल होंगे तब भी ये दोनों कोई नया प्लेन नहीं बनाएंगे। लेकिन जब ये दोनों नॉन पैरेलल वेक्टर्स होंगे, जब भी दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, आपको पता है ये चीजें आपने देखी हुई हैं फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा में, कि जब भी दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स आप लेंगे तो उन दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स के साथ आप क्या बना सकते हैं, आप एक प्लेन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई से दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स लेंगे, उनसे आप एक प्लेन जनरेट कर सकते हैं। और वो प्लेन जनरेट करने का क्या मतलब है कि उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से आपके पास एक प्लेन आएगा, ठीक है। उन दोनों के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से आपके पास एक प्लेन आएगा और उस प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसका कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो वो कब होगा, जब ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f उस प्लेन में होगा जो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h से आप जनरेट करेंगे। तो इस प्लेन में होना चाहिए ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f को, ठीक है। तो अब इस प्लेन में कब होगा, जाहिर है फिर ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f को इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये हमने बेसिकली बात करनी है कि वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसमें ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f जो है इन दोनों से जनरेट होने वाले प्लेन में। तो हम बेसिकली नेबुला g को एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, नेबुला h को एक म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यही होता है ना, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन अगर नेबुला f इन दोनों से जनरेट होने वाले प्लेन में है तो बेसिकली वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो आपने लिखना है वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और उन पॉइंट्स के ऊपर ही मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होंगे। अब आपने जाहिर है ये जो पॉइंट्स यहाँ से आएंगे ये इनको कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है फिर ये करेक्ट पॉइंट्स नहीं है। तो आप इनमें से सिर्फ वो पॉइंट्स लेंगे जो कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सट्रीमा है ना, तो इसमें सब फंक्शन पूरे सब की सब इक्वेशंस की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वेशंस आपको यहां से मिलेंगी x, y और z के लिए, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और z कंपोनेंट, और 2 आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको आपने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है और x, y और z की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये हमारे पास इसमें सिंपल काम है। तो वो सारे पॉइंट्स जो x, y, z की वैल्यू फाइंड करने से आपके पास आएंगे, उन्हीं के ऊपर मैक्सिमा भी होगा और उन्हीं के ऊपर मिनिमा भी होगा आपके फंक्शन का,
ठीक है। तो ये आपके पास कांस्टेंट लेग्रांज मल्टीप्लायर है विद टू इक्वालिटी कांस्टेंट्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हमने करनी है, लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी, दो एक और करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है f of x y z is equal to x times y times z सब्जेक्ट टू दीज टू कॉन्स्टेंट्स। दो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक फंक्शन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपके पास है x टाइम्स y टाइम्स z इज इक्वल टू एक्स वाई z, ठीक। और फिर आपके पास पहली कांस्टेंट जिसको मैं g ऑफ x y कह देता हूँ वो है एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। फिर h ऑफ x y z होना चाहिए ये, ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं और एक आपके पास फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली बात ये कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा y टाइम्स z, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, आपके पास आ जाएगा एक्स जेड, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x टाइम्स y, ठीक है। ये तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। फिर g का पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाएगा 2x, विद रिस्पेक्ट टू y ये आ जाएगा 0, और विद रिस्पेक्ट टू z ये आ जाएगा 2z, ठीक है। और h के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट करने हैं, वो आ जाएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा -2, और विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा 0। ये आपके पास तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए, फंक्शन f के भी, फंक्शन g के भी, और फंक्शन h के भी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्रेडियंट वेक्टर्स इनके बनाने हैं। ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f आपको पता है क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा y z i प्लस x z j प्लस x y k। और इसी तरह ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g क्या आएगा, आएगा 2xi प्लस 0j बेसिकली प्लस 2zk, ठीक है। और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h क्या आएगा, सिंपल है, वो आएगा i माइनस 2j प्लस 0k, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमने वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g प्लस म्यू टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h, ठीक है। अब ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f आपको पता है क्या था, ये अभी आपके सामने है, y z i प्लस x z j प्लस x y k, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g भी आप देख लें क्या है, 2xi प्लस 2zk है बेसिकली, 2xi प्लस 2zk, j वाली टर्म 0 है ना, प्लस म्यू टाइम्स क्या आएगा, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h भी चेक कर लें क्या है, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h है i माइनस 2j, ठीक है, i माइनस 2j, ठीक है। ये आपको पता है i j k ये सब यूनिट वेक्टर्स है ना, i x की डायरेक्शन में है, j जो है वो y की डायरेक्शन में, और k z की डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको दोनों कंबाइन कर लेना आप, i के कंपोनेंट्स और j के कंपोनेंट्स, और उनको आपस में कंपेयर कर लें दोनों साइड से। यहाँ से मिलेगा y z इज इक्वल टू 2x लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा x z इज इक्वल टू, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -2 म्यू, ठीक है। और फिर फाइनली एक और इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, केक वाली टर्म्स हम ले रहे हैं तो 2z लैम्डा बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स जेड माइनस एक्स जेड ओवर 2 कर लें, और लैम्डा की वैल्यू आप कर लें एक्स वाई ओवर 2z, ठीक है। ये आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आ गई। ओके, सो ये जो म्यू की वैल्यू है इसको मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं
तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, वाई जेड इज इक्वल टू 2x लैम्डा माइनस एक्स जेड ओवर 2। इससे मेरे पास क्या आएगा, इससे मेरे पास आएगा 2x लैम्डा इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स जेड ओवर 2। तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2yz प्लस एक्स जेड ओवर 2। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 2yz प्लस एक्स जेड ओवर 4x। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब एक लैम्डा की वैल्यू ये है, एक ये है, दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे आप, तो सिंपल से आपको बात मिलेगी कि एक्स वाई ओवर 2z इज इक्वल टू 2yz प्लस एक्स जेड ओवर 4x। ठीक है, दोनों इक्वेशन की अगर एक साइड सेम हो तो दोनों दूसरी साइड भी सेम होती हैं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वेयर वाई, और फिर इस साइड पे क्या आएगा, इस साइड पे आपके पास आएगा 2 नहीं आएगा, 4y जेड स्क्वेयर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 2x जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ और फिर देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, 4x स्क्वेयर y इज इक्वल टू 4yz स्क्वेयर, 4yz स्क्वेयर, और फिर आपके पास है प्लस 2x जेड स्क्वेयर, प्लस 2x जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। इसके अलावा दो आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी है ना, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या है। पहली कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इसके अलावा कॉन्स्टेंट क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 2y है। अगर ये x इज इक्वल टू 2y मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 2y स्क्वेयर y इज इक्वल टू 4y जेड स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2y, ये आएगा जेड स्क्वेयर। तो ये बेसिकली मेरे पास आ गया, यहाँ से आएगा 4y स्क्वेयर और आ जाएगा, तो ये 16y क्यूब आ जाएगा, ऐसे है ना। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4y जेड स्क्वेयर प्लस 4y जेड स्क्वेयर। तो इससे मेरे पास बनेगा 16y क्यूब इज इक्वल टू 8y जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब इससे मेरे पास क्या आएगा, इससे मेरे पास सिंपल सी बात आएगी कि या तो y 0 है या फिर क्या होगा, या y 0 है, y 0 का एक क्राइटेरिया आएगा, लेकिन अगर मैं y 0 यहाँ पुट करूँगा तो x 0 हो जाएगा, x 0 यहाँ पुट करूँगा तो फिर आपके पास आ जाएगा z स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। अब आप इसके लिए देखेंगे तो ग्रेडियंट वेक्टर्स चेक कर लेंगे, पैरेलल नहीं होंगे, इसके ग्रेडियंट वेक्टर जो है वो आपकी डिजायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो y जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेंगे तो इसको डिवाइड कर लें, फिर अगर y 0 नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर बेसिकली आ जाएगा। ठीक है ना, तो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर आपके पास आ गया। ठीक है, इसका मतलब है z आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2y, ज़ाहिर है इसके साथ प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अगर इसी इक्वेशन को मैं रखूं, क्योंकि यहाँ मुझे z स्क्वायर चाहिए, तो इससे भी हम ये जो एक और इक्वलिट हमारे पास कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x आपको पता है क्या है, x है 2y
स्क्वायर प्लस z की वैल्यू भी लिखूंगा अगर तो यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर 2y स्क्वायर के इक्वल है, इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है 6y स्क्वायर इक्वल टू 5 और इसका मतलब है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6 या y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/6। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। थोड़ी एफर्ट करके इक्वेशंस के साथ बेसिकली हम प्ले कर रहे हैं, इसी में से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जो सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, तो सब की सब इक्वेशन को मिला के हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो y मेरे पास आ गया। अगर इस y को मैं यूज़ करूँ तो x मेरे पास इस यहाँ से x इज इक्वल टू 2y है ना, तो x अगर इक्वल टू 2y है तो x इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/6। तो ये बेसिकली यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5/6। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया। अब सिर्फ z फाइंड करना है। तो z आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है z स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास और वैल्यू क्या है, z स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर और y आपको पता है, y अभी हमने फाइंड किया है, y है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/6, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/6। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5/6, ठीक है। ये z स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5/6 जस्ट बचेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट इसके साथ नहीं आएगा। ओके, राइट। सो 2 इंटू 5/6 मेरे पास बेसिकली आ गया। तो अब ये इसको 10/6 आप कह लें, तो 10/6 तो ये 3 और ये 5, ये 5/3 हो जाएगा ना। तो z आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/3, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यूज भी आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई। तो आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं इन सब पांचों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं वो है प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5/6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/6, फिर इसके बाद आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/6 और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/3। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ले लें, आप ये चेक कर लें ये इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, ये आपके पास जो आपकी तीनों इक्वेशंस हैं जो आपने ग्रेडियंट वेक्टर से बनाई हैं उनको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन 5 इक्वेशंस का सिमल्टेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आप कह सकते हैं। तो आपका जो मैक्सिमा और मिनिमा है फंक्शन का वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपका फंक्शन है x टाइम्स y टाइम्स z, ठीक है। इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू आप चेक कर लेना, एक कौन से पॉइंट के ऊपर, पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर भी देख लें, नेगेटिव के ऊपर भी देख लें, तो आपको ये पता है कि फंक्शन है x टाइम्स y टाइम्स z। तो अगर आप सारे पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, अगर आपने सारे नेगेटिव पुट कर दिए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे ना सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आप वैल्यू मैं पॉजिटिव वाली के लिए कर लेता हूँ, लेट्स से ये हो जाएगा 5/6 इंटू स्क्वायर रूट 5/6 इंटू स्क्वायर रूट 5/3। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5/6 बेसिकली इंटू स्क्वायर रूट 5/3। तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू स्क्वायर रूट 5/3, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं 5/3 टू द पावर 1 + 1/2 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो नेगेटिव में आ रही है हमारे पास, क्योंकि उसके नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, इन दोनों में यही सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है आपका। हमने इसका क्या फाइंड करना था, हमने इसका
मैक्सिमा फाइंड करना था, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था सब्जेक्ट टू दीज टू कॉन्स्टेंट्स। अब हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज किया, तो इन दो कॉन्स्टेंट्स के रिस्पेक्ट से हमारे पास फंक्शन का मैक्सिमा जो आया है वो पॉइंट कौन सा है, 2 स्क्वायर रूट 5/6, स्क्वायर रूट 5/6 और स्क्वायर रूट 5/3। ये आपके पास x, y, z की वैल्यू आएंगी, तो फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा इन पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी, आप पूरी एग्जांपल को देख लें। इसके अंदर कैलकुलेशन के अलावा कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपने जस्ट देखना है कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है कि आपके पास x, y, z की वैल्यूज आ जाए, न्यूमेरिकल आएंगी, तो ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो इक्वेशंस को आपस में आपने प्ले करना है, उनको उनके साथ फिडल करना है, तो आपके पास जो भी वैल्यूज आएंगी वो इन द एंड आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ये आप या कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है ना, तो कैलकुलेशन के मिस्टेक को इरेडिकेट करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इन पॉइंट्स को चेक कर लें कि ये आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्पेशली कॉन्स्टेंट को सबसे पहले चेक करें कि ये कॉन्स्टेंट को पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर कॉन्स्टेंट को कर रहे हैं फिर बाकियों को भी चेक कर लें, 3 इक्वेशंस होंगी, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं चेक करेंगे तो भी ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशंस करेक्ट की तो, लेकिन अगर आपने चेक कर ली तो फिर ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपने कैलकुलेशंस करेक्ट की हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल वे है, लेग्रांज मल्टीप्लायर है और इसमें 2 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। एक एग्जांपल लास्ट टाइम की थी, एक एग्जांपल ये हो गई, एक एग्जांपल मैं और कर देता हूँ। तो जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो सब कुछ होपफुली आपके साथ क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैंने करनी है और फिर इंशाल्लाह इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स की बात करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो f of x, y, z मेरे पास फंक्शन है और 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, इक्वल टू 0 की कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। f of x, y, z फंक्शन गिवन है, x, y प्लस y, z, तो मैक्सिमाइज करना है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमाइज करना, और मेरे पास 2 इसके ऊपर इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, एक फंक्शन है, 2 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो प्रोसीजर वही है जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में किया। क्या प्रोसीजर है जी, आपने इसका सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है। y है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, x प्लस z आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा y। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y आएगा x प्लस z, और विद रिस्पेक्ट टू z आएगा y। ठीक है, तो ये आपके पास सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। फिर आपने g के पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं, तो वो आ जाएगा 1, और विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 2, और विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा 0। और h के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू y आएगा 0, और विद रिस्पेक्ट टू z आएगा -4। ठीक है, तो ये आपके पास आगे फंक्शन है और कॉन्स्टेंट्स हैं, सबके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपने ग्रेडियंट वेक्टर्स बनाने हैं। ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f आपको पता है क्या आएगा, yi प्लस x प्लस z j प्लस y k। ठीक है, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, पॉज लिया था तो पॉज से ही दोबारा स्टार्ट कर। ओके, और इसी तरह आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर g का क्या आएगा, i आएगा प्लस 2j आएगा और k वाली टर्म 0। और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h क्या आएगा, वो आपके पास आएगा i माइनस 4k। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g प्लस म्यू टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा yi प्लस x प्लस z j प्लस y k, ये आपके पास आ गया। इसके बाद लैम्डा टाइम्स क्या आएगा, i प्लस 2j, और फिर
प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस 4k। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके पास इनको कंपेयर करना है, बेसिकली आई की टर्म्स अलग कर लें, जे की और के की, तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू, फिर आ जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस जेड विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, और y फिर फाइनल टर्म भी है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की टर्म है माइनस 4 म्यू। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फिर आप क्या करेंगे, अब इसमें से फिर वही वैल्यूज़ निकाल लें, आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 4। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, लैम्डा की भी और म्यू की भी। अब इसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन में एक वैल्यू रख लें और फिर कंपेयर करेंगे इक्वेशंस, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम इसको देख लेते हैं। तो मेरे पास जो तीन इक्वेशंस हैं वो हैं y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू, और इसके बाद क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड ओवर 2, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड ओवर 2, और इसके बाद क्या है, म्यू इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 4, म्यू इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 4। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, मैं ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लेके इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कोई और वे आप लेना चाहते हैं वो भी एब्सोल्युटली अलाउड है, जो भी आप करना चाहें बेसिकली। तो ये मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड ओवर 2 प्लस म्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू फाइंड कर लें, वो आ जाएगी y माइनस एक्स प्लस जेड ओवर 2। ठीक है, ऐसी है ना, और इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स माइनस जेड बेसिकली हो जाएगा ओवर 2। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों, ये भी म्यू की वैल्यू है, ये भी म्यू की वैल्यू है, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स माइनस जेड ओवर 2। ठीक है, तो इसमें फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ज़रा सी कर लें, क्या आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 8y माइनस 4x और माइनस 4z। फिर फाइनली आपके पास आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4y, y को भी आप दूसरी साइड पे लेके जाना चाहें तो लेके जाना चाहिए, माइनस 4x माइनस 4z। तो यहाँ से बेसिकली आ रहा है 5y, सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, फिर 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5y माइनस 2x माइनस 2z इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब मेरे पास दो कॉन्स्टेंट्स भी है ना, याद रखिएगा कॉन्स्टेंट्स को नहीं भूलना है। कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं आपकी, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और फिर दूसरी कॉन्स्टेंट क्या है, दूसरी कॉन्स्टेंट है मेरे पास x माइनस 4z इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 4z इक्वल टू 0 से क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 4z, ऐसे ही होगा ना, x इक्वल टू 4z है। अच्छा, अब इसके अलावा हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन x इज इक्वल टू 4z अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, 5y माइनस 2 इंटू 4z माइनस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे बेसिकली मिलेगा 5y माइनस 8z माइनस 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल रहा है 5y इज इक्वल टू 10z या y इज इक्वल टू 2z। ठीक है, y 2z हो गया और x क्या हो गया, x 4z है। अब एक इक्वेशन, एक कांस्टेंट और रह गई है, उस कांस्टेंट को देखते हैं और सब वैल्यूज हमारे पास सामने आ जाएंगे। तो मेरे पास है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और फिर आपको ये पता है कि मैंने ये फाइंड किया x इज इक्वल टू 4z है, x इज इक्वल टू 4z है और y इज इक्वल टू
2z है आई थिंक, ठीक है, y इज इक्वल टू 2z। ये वैल्यूज़ मैंने फाइंड की हैं। अब ये x और y दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4z प्लस 2z इक्वल टू 5, बेसिकली 6z इक्वल टू 5, या z इज इक्वल टू आ रहा है 5/6। ये z की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 इंटू 5/6, तो ये हो जाएगा 2/3, सो ये होगा ना, तो ये हो जाएगा 10/3। और अगर इसी से मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो वो हो जाएगा 2 इंटू 5/6, तो ये बेसिकली हो जाएगा 5/3। तो ये जो पॉइंट आ रहा है मेरे पास, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट है 10/3, 5/3 और 5/6। इसके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये आपको इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम देगा। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन है क्या, फंक्शन है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो ये आप वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 10/3 एक्स है ना, इंटू वाई 5/3 प्लस वाई 5/3 इंटू जेड 5/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/9 प्लस 25/18 बेसिकली आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा ना। तो अब इसको आप करना चाहें एलसीएम वगैरह ले लें तो ये 18 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 125/18 ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इन दो कांस्टेंट के होते हुए, ठीक है। ये फंक्शन का कांस्टेंट मैक्सिमा है सब्जेक्ट टू 2 इक्वालिटी कांस्टेंट्स, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हमने फंक्शन का कांस्टेंट मैक्सिमा फाइंड कर लिया है और उसमें दोनों इक्वालिटी कांस्टेंट्स को ये मैक्सिमा सेटिस्फाई करता है। ये याद रखिएगा, अगर किसी एक भी कांस्टेंट को ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर ये करेक्ट मैक्सिमा नहीं है। हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, यूजुअल हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर विद 2 इक्वालिटी कांस्टेंट्स की कंडीशंस यूज की हैं और हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक इसकी सेकंड एग्जांपल थी आज की। होपफुली ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे मज़ीद इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल मेरे पास और है, मैं इसको करूँगा नहीं लेकिन आपके लिए रखता हूँ। लास्ट टाइम भी शायद हमने इसको स्टार्ट किया था, इसको अब आपने खुद ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन जो भी हमने मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है, तो वह फंक्शन है x टाइम्स y टाइम्स z और उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। एक कॉन्स्टेंट ये है कि उसका सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz जो है वो शुड बी इक्वल टू 1500। ये पहली कॉन्स्टेंट है। दूसरी कॉन्स्टेंट ये कि उसकी टोटल एज लेंथ, तो एज होंगे 4x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 200, ठीक है। तो ये यहाँ से देख लें, एजेस इसके काउंट करने हमें आने चाहिए, आसान है बहुत, कुछ भी नहीं है, हमें पता है एजेस टोटल कितने होते हैं और कौन से x होगा कौन सा y होगा। तो अगर मैं इस एज को x ले रहा हूँ ना तो ये एज भी x होगा और इसके ऊपर वाला ये भी x होगा और ये भी x होगा, बाकी और कोई भी x एज नहीं होगा। तो ये 4 एजेस जो हैं ये x हैं, तो 4x हो जाएगा, ठीक। टोटल एज लेंथ, टोटल मतलब इसके एजेस की लेंथ को आप काउंट करेंगे ना, उसको ऐड करेंगे तो आपके पास 200 आना चाहिए, इसका ये मतलब है टोटल एज लेंथ का। और इस तरह अगर इसको y लूँगा, ये भी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी और ये भी y, 4 y हैं। और अगर ये z लेता हूँ तो ये भी z है, ये भी z है, ये भी z है। तो अब आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एज नहीं है जो मिसिंग हो। 4x एजेस हैं, 4y एजेस हैं, 4z एजेस हैं और इनकी टोटल लेंथ को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास वो 200 आना चाहिए। तो ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक फंक्शन है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें आप और इक्वेशंस बनाएं, उनको सॉल्व करें आपस में, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई एम श्योर आप लोग कर लेंगे। इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। फंक्शन मैंने बना दिया, कॉन्स्टेंट्स आपके लिए लिख दी हैं,
बाकी आपने इसका प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। इस लास्ट टाइम भी शायद मैंने इतना आपको बताया था, तो बाकी आप कर लीजिएगा। लास्ट टाइम लेकिन एक एग्जांपल की थी, आज 2 एग्जांपल्स और मैंने कर दिए आपके। सिर्फ क्या है, इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना है आपस में, ठीक है। इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत अरसे से आप लोग कर रहे हैं। तो उन वो पॉइंट्स जो सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने हैं वो इन द एंड आपने फाइंड कर लेने हैं, और वही आपके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो मैंने लेग्रांज में मल्टीप्लायर विद 2 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स की बात कर दी है। अब एक छोटा सा रिमार्क है कि अगर लेग्रांज मल्टीप्लायर हो उसमें 3 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हों, इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स 3 हो जाएं, फिर आप क्या करेंगे, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि जो आप कॉन्स्टेंट्स को ज़्यादा करते जाएंगे इक्वेशन ज़्यादा होती जाएंगी, इक्वेशन ज़्यादा होती जाएंगी, फिर आपको उनको सॉल्व करना मुश्किल होता जाएगा। तो अगर 3 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स अगर आप करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी ना। तो 3 इक्वेशंस और फिर आप जब उनको सॉल्व करेंगे, 4 वेरिएबल्स का फंक्शन आप लेंगे, 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है, फिर आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके पास कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ सकती है। 3 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, 3 से ज़्यादा इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स हो सकती हैं। लेकिन हम कैलकुलस में बात कर रहे हैं, तो कैलकुलस जो है हमारे पास 3 वेरिएबल से ज़्यादा में हम कैलकुलस नहीं करते ना। 3 वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं, मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल और फिर 3 वेरिएबल की बात करते हैं। तो यहाँ तक जो है यूँ समझें कि लेग्रांज मल्टीप्लायर के स्कोप में है। इसके बाद वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो लेग्रांज मल्टीप्लायर के स्कोप में नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप करने की कोशिश करें तो शायद आप कर भी लें, लेकिन बहुत ही टफ होगा और इक्वेशंस जो है वो आपकी बेसिकली रेंज में नहीं आएंगी, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास हो गया लेग्रांज मल्टीप्लायर 2 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमने बात करनी है, आपको पता है कि आज के लेक्चर में दूसरा जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो है लेग्रांज मल्टीप्लायर विद इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट्स इनइक्वालिटी हो, इसकी बहुत ब्रीफली मैं बात करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं टेकअप करूंगा, इसकी एग्जांपल्स वगैरह चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ कि लेग्रांज मल्टीप्लायर विद इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है, राइट। सो Lagrange multiplier version 4, constraint extrema principle for one objective function and inequality constraints, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं जिनके ऊपर इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स हो सकती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, और मिक्स भी हो सकती हैं। एक इक्वालिटी कॉन्स्टेंट हो जाए, एक इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट हो जाए, या बेसिकली दोनों इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हो जाए। एक फंक्शन है और उसके ऊपर मैं 2 ही कॉन्स्टेंट्स ले रहा हूँ, बेसिकली 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 2 से ज़्यादा मैं कॉन्स्टेंट्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 2 कॉन्स्टेंट्स उसमें यूजली होंगी। एक इक्वालिटी हो सकती है, एक इनइक्वालिटी हो सकती है, दोनों इनइक्वालिटी हो सकती है, एक लेस देन इक्वल टू की हो सकती है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू की हो सकती है, दोनों जो हैं वो लेस देन इक्वल टू की हो सकती हैं। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और बहुत सारे वर्जन हैं। तो बेसिकली हमने करना ही है, ये बताना है, ये चेक करना है कि इस केस में मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक फंक्शन है सिंपल, f of x y z इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस z माइनस 3। ये सिंपल इक्वेशन है, आपको होपफुली आपने रिकग्नाइज भी कर ली होगी कि ये इक्वेशन किस चीज़ की है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर इक्वेशन हो तो इसका जो मैक्सिमम फाइंड करना है मैंने, उसके ऊपर एक कांस्टेंट है और ये देखें कि ये कांस्टेंट इनइक्वालिटी की कांस्टेंट है। कौन सी कांस्टेंट है ये? इनइक्वालिटी कांस्टेंट है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इक्वल जब होता था तब तो हमें पता है ना कि एक कांस्टेंट हो, 2 हो, इन दोनों को हम डील कर सकते हैं कि अगर इक्वल हो तो फिर हमने क्या करना है, ये हमें बेहतरीन तरीके से पता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब इनइक्वालिटी कांस्टेंट होगी तो इतना हमें अभी इसका आइडिया नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा आपके लिए ट्रेस करता हूँ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। ये फंक्शन है, इसके साथ हमें कोई इशू नहीं है, फंक्शन ऐसे ही एज इट इज़ हम रखेंगे, लेकिन ये इनइक्वालिटी कांस्टेंट हमें प्रॉब्लम कर रही है। ये देखें, ये इसके लेस देन इक्वल टू है। अगर तो ये लेस देन है, ये फंक्शन अगर लेस देन है तो बेसिकली इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, g ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके, या तो ये 0 से कम होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। अब अगर ये 0 से कम है तो कोई नंबर इसके अंदर मैं ऐड करूं, कोई क्वांटिटी 0 से कम होती है अगर, तो उसके अंदर कोई नंबर अगर ऐड किया जाए तो वो 0 हो सकती है ना। तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी की कांस्टेंट है, इसको मैं इक्वालिटी की कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, सो जब भी, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी मेरे पास लेस देन 0 कोई नंबर होगा या लेस देन कोई लेस देन 4 भी हो तो कोई इशू नहीं, तो उसमें कोई नंबर मैं ऐड करके उसको इक्वल टू 4 कर सकता हूँ या इक्वल टू 0। जैसे अगर मेरे पास लेट्स से माइनस 0.5 है, ये डेफिनेटली लेस देन 0 है ना, माइनस 0.5 लेस देन 0 है। लेकिन अगर मैं माइनस 0.5 में प्लस 0.5 कर दूं तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। इसी तरह मैं अगर कोई और नंबर लेता हूं, लेट्स से माइनस 0.5 था तो माइनस 0.001, ठीक है, इसमें क्या करूं, इसमें प्लस 0.001 कर दूं, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी की कांस्टेंट है, इसमें अगर एक मैं नया लेट्स से डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं, तो इस डमी वेरिएबल को क्या कहेंगे आप, कोई भी वेरिएबल कहते हैं, एक्स वाई जेड कॉमा में भी आप इसको x1 कहना चाहते हैं, या जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, x1 कह दें लेट्स से। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x1 माइनस 4, अब ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, x1 एक डमी वेरिएबल है जिससे मैंने इनइक्वालिटी की कांस्टेंट को इक्वालिटी की कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात, कि जब भी लेस देन इक्वल टू होगा उसमें कोई नंबर ऐड करके मैं उसको इक्वल टू कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस केस में भी मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास इसकी कांस्टेंट हो गई है। अब क्या करूँ, अब ये फंक्शन है और ये इसकी कांस्टेंट है। इस फंक्शन और इस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से आपने इसको मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। तो मैक्सिमाइज करना है, तो अगर मैं इस केस में लेट्स से लैग्रांजियन फंक्शन बना लूं, तो z ऑफ x, y, z और x1 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा f ऑफ बेसिकली x। ओके, सो ये एक्चुअली आप लैग्रांजियन फंक्शन बना रहे हैं तो इसमें ज़ाहिर है आपको लैम्डा भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बाकी यही है, कॉमा ये लैम्डा है, सॉरी। तो f ऑफ x, y, z जो भी ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है प्लस लैम्डा टाइम्स g ऑफ x, y, z और फिर अब x1 भी है, इसमें t ले लें x1 की जगह तो भी ठीक है। वैसे अगर हम t ले लेना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये x और x1 हमें कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा, तो हम इसकी जगह t लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी t मैं कर देता हूँ, ये भी यहाँ भी t कर देता हूँ, यहाँ भी मैं इसको t कर देता हूँ। ठीक, अच्छा चलें, अब इसमें मैंने इसके मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे इसके अब 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे, जहाँ पे इसके पांचों पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर t कैलकुलेट करूँ, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, ये कांस्टेंट मेरे पास लिखी हुई है ना यहाँ पे, तो ये f में तो कोई t नहीं है, ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल t क्या आ जाएगा, बेसिकली लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पार्शियल z ओवर पार्शियल t 0 हो जाए, अगर ये 0 के इक्वल है तो
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, ऐसे ही है ना। पार्शियल z ओवर पार्शियल t अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है लैम्डा 0 हो जाएगा। ओके, अब ये लैम्डा इक्वल टू 0 जो है इसका क्या मतलब है, अगर मैं लैम्डा को 0 ले रहा हूँ, लेट्स से लैम्डा इक्वल टू 0 ले रहा हूँ और मेरे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस t इक्वल टू 4, लेट्स से कर लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस t इक्वल टू 4। अब इसमें लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास, लेकिन दो सिनारियोज हैं। अब t अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर तो t ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या होगा, ये देखें यहाँ पे इस कांस्टेंट में अगर t ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस t जो है वो इक्वल टू 4 की हमारे पास कंडीशन मिलेगी ना। जो हमने इसमें t ऐड किया है वो इक्वल टू 4 आ गया, वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ गया, t ग्रेटर देन 0 आ गया तो इक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट हो जाएगी वो इक्वालिटी की कांस्टेंट बन जाएगी t ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो अब लैम्डा 0 है और t ग्रेटर देन 0 है, इस केस में आपके पास जो कांस्टेंट है इनइक्वालिटी की वो इक्वालिटी की कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब है ये जो आपका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वो इनइक्वालिटी की कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से नहीं आएगा बल्कि इक्वालिटी की कांस्टेंट से आएगा। तो इनइक्वालिटी की जब कांस्टेंट होती है तो लेट्स से ये आपके पास कोई रीजन की लाइन है तो ये अंदर वाला सारा रीजन इंक्लूडेड होता है ना जब हम लेस देन इक्वल टू कह देते हैं, लेकिन जब आप इक्वल टू कह देते हैं तो ये रीजन अंदर इसके इंक्लूडेड नहीं होता बल्कि ये बाउंड्री इसकी सिर्फ इंक्लूडेड होती है, इंटीरियर रीजन बिल्कुल इग्नोर हो जाता है ना। तो अब इसका मतलब है अगर लैम्डा 0 होगा और t ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो हमारे पास ये इंटीरियर रीजन का कोई पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो वो सिर्फ इस आउटर इसकी जो बाउंड्री है उसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी कांस्टेंट में अगर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर लेट्स से यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो वो कब होगा, जब बाउंड्री के पॉइंट्स आएंगे आपके पास। दूसरी इसमें बात यह है कि अगर t ग्रेटर देन 0 की एक ऑप्शन थी, t लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, उसके लिए तो वो और स्मॉल होती जाएगी। एक और है कि अगर लैम्डा 0 होगा और t भी 0 हो जाए तो ये आपने जो लेग्रांज मल्टीप्लायर से इक्वेशन बनाई थी इसमें लैम्डा टाइम्स t फिर 0 हो जाएगा ना, लैम्डा टाइम्स t 0 हो गया। अगर लैम्डा 0 नहीं भी है लेट्स से तो और t 0 है तो लैम्डा टाइम्स t जो है वो 0 हो जाएगा। इससे क्या आपके पास इफेक्ट आएगा, अगर लैम्डा टाइम t 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है फिर ये पार्शियल z ओवर पार्शियल t जो है वो ये लैम्डा तो नहीं आएगा ना, फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल t जो है वो 0 ही आएगा। तो ये वाली इक्वेशन फिर अप्लाई ही नहीं होती, ठीक है। तो फिर ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव 0 जो है वो लैम्डा के इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन अब इसमें वैलिड नहीं है, तो लैम्डा z पार्शियल z ओवर पार्शियल t वैसे ही 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास लैम्डा 0 है और t ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास जो कांस्टेंट है वो इक्वालिटी की कांस्टेंट बन जाती है और दूसरे केस में आपकी जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसके ऊपर कोई कंडीशन आती नहीं है, ठीक है, जब अगर t खुद 0 हो जाए। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको दी है, इसकी जनरल थ्योरी भी है। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं जब लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको एक और एग्जांपल दूंगा और ये आपको बताऊंगा। मैं बेसिकली इस पॉइंट को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा का प्रॉब्लम है जिसमें इनइक्वालिटी कांस्टेंट है तो उस केस में भी फंक्शन का जो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा उस इनइक्वालिटी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से, वो उसकी बाउंड्री जो है उसके ऊपर होगा, इंटीरियर पॉइंट्स इसमें नहीं आएंगे। तो आप इसको एज आप ऐसे प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें इस इनइक्वालिटी कांस्टेंट को आप इक्वालिटी कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करें और फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कर लें, और अगर वो उस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है बेसिकली तो आपके पास उसका कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू की कांस्टेंट होती है हमारे पास, तो अगर उसको सेटिस्फाई करता है आपका मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट तो वो आपका फिर कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा लेस देन इक्वल टू की कांस्टेंट के ऊपर भी हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसका एक जनरल एल्गोरिदम भी करेंगे, हमने इसको कैसे मैक्सिमा या मिनिमा करना है जब इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स आएंगी। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं। आज के लेक्चर का हमारे पास टाइम कंप्लीट हो रहा है तकरीबन। जल्दी से मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ जो आज हमने किया, और फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा टेकअप करेंगे। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने रिवीजन से स्टार्ट किया एज यूजुअल, और फिर हमने कॉन्स्टेंट एक्सट्रीमा विद टू इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को दोबारा से देखा है, और फिर उसकी दो एग्जांपल्स की हमने। ठीक है, दो एग्जांपल्स हमने की जिसमें हमने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना था। एक फंक्शन का जो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन था उसके ऊपर दो इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स थी, और उन दो एग्जांपल्स के ऊपर हमने कंसंट्रेट किया। एक एग्जांपल आपके लिए मैंने एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ी है जो आप होपफुली कर लेंगे। और फिर हमने बात करना स्टार्ट की थी कि अगर आपके पास कॉन्स्टेंट एक्सट्रीमा हो और आपके फंक्शन जो है उसके ऊपर इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट आ जाए, फंक्शन के ऊपर इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट अगर आ जाए, फिर हम क्या करेंगे। फिर हमने अभी थोड़ा सा उसको देखा है, अभी इतनी डिटेल में उसके नहीं गए, कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी की कॉन्स्टेंट आ जाएगी आपके फंक्शन के ऊपर, तो उसमें आपको फिर भी आपका जो एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेगा उस इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट से वो उसकी बाउंड्री के ऊपर ही आएगा, रीजन के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, उसको एज एन इक्वालिटी कॉन्स्टेंट ट्रीट करके तो आप फंक्शन का एक्सट्रीमा फाइंड कर लें। अगर तो वो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमा है। तो ये यूजुअल मेथड होगा, लेकिन हम इसका जनरल एल्गोरिदम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी कांस्टेंट भी आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। होपफुली चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दोबारा से इनइक्वालिटी वाला पोर्शन हम टेकअप करेंगे, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.